नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपकी अपने यूट्यूब चैनल यस फॉर स्टडी में। आज हम सब फिर एक नए वीडियो के साथ क्लास की शुरुआत करते हैं। आज की आपकी क्लास आपके आने वाले यूपी टेट एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जिसमें हम सब हिंदी को कवर करेंगे। हिंदी के दोस्तों टोटल 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके यूपी टेट एग्ज़ाम में। उसी 30 क्वेश्चन को हम सब टारगेट कर रहे हैं। सबसे पहले हम सब जो आपका हिंदी का सिलेबस है, सिलेबस के अकॉर्डिंग जितने भी आपके चैप्टर हैं, हर चैप्टर के हम सब थ्योरी क्लास को कवर करेंगे। फिर लास्ट में उसी थ्योरी से संबंधित कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को कवर करेंगे, ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए कि आपने जो चैप्टर को पढ़ा है उस चैप्टर से आपके यूपी टेट एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं कि नहीं पूछे गए हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करिए और कमेंट करके बताइए कि आपको क्लासें कैसे लग रही हैं। इस क्लास की पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाके आप इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। आज आपकी जो क्लास है दोस्तों, हिंदी वर्णमाला, जैसे कि फर्स्ट क्लास है तो फर्स्ट क्लास में हम सब सबसे पहले हिंदी वर्णमाला से शुरू कर रहे हैं। तो हिंदी वर्णमाला के बारे में जानेंगे, हिंदी वर्णमाला होता क्या है। चलिए हम सब आगे बढ़ते हैं और क्लास की शुरुआत करते हैं। हिंदी वर्णमाला की बात करें तो सबसे पहले वर्ड को समझते हैं। वर्ड कहते किसे हैं, जिसे नाम से स्पष्ट हो रहा है वर्ड। वर्ड मतलब सिंगल अक्षर, जो सिंगल अक्षर होता है वही आपका वर्ड कहलाता है। जैसे कह रहे हैं वर्ड भाषा की सबसे छोटी इकाई है। वर्ड उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसको विभाजित नहीं किया जा सकता। वर्डों को अक्षर जिसका क्षरण ना हो यह भी कहते हैं। मतलब वर्ड को अक्षर मतलब जिसका क्षरण ना हो। वर्ड जैसे आप क लिख रहे हैं, क्या क को आप अलग कर सकते हैं? आप कहेंगे नहीं अलग कर सकते, तो यही आपका वर्ड कहलाता है। अब पे जैसे ट हो गया, त हो गया, यह सब आपके वर्ड कहलाते हैं। इसके बाद ध्वनि है। देखिए दोस्तों, ध्वनि और वर्ड सेम ही है। जो हम बोलते हैं वह हम ध्वनि कहेंगे और जो हम लिखते हैं उसे हम वर्ड कहेंगे। कहने का तात्पर्य जैसे क को हम बोल रहे हैं तो यह ध्वनि कहलाएगा, लेकिन जब इसे हम लिख देंगे तो यह आपका वर्ड कहलाएगा। वही कह रहे हैं, ध्वनि शब्दों की आधारशिला है, जिसके बिना शब्द की कल्पना नहीं की जा सकती। अ आ इ उ ये सब आज जब मनुष्य की वागंद्रियाँ द्वारा व्यक्त होते हैं तब ये ध्वनि कहलाते हैं। इसके लिखित रूप को वर्ड कहते हैं। वही हमने बताया शुरू में ही, जो इसके ध्वनि के लिखित रूप को हम वर्ड कहते हैं और जो बोलते हैं उसे हम ध्वनि कहते हैं। आइए हम सब आगे और कुछ पॉइंट को समझते हैं। कह रहे हैं ध्वनि को बोला और सुना जाता है, जबकि वर्ड को पढ़ा और लिखा जाता है। ध्वनि को हम सब क्या करेंगे? ध्वनि को हम सब सुन सकते हैं और बोल सकते हैं, लेकिन वर्ड को क्या करेंगे? हम पढ़ना पड़ेगा या फिर लिखना पड़ेगा। ध्वनि को हम सुनेंगे और बोलेंगे, वर्ड को पढ़ेंगे और लिखेंगे। भाषा की सार्थक इकाई वाक्य होते हैं। अब हम वाक्य समझ, देखिए वाक्य की यहाँ पे रूपरेखा पढ़ रही है कि वाक्य होता क्या है। कह रहे हैं भाषा की सार्थक इकाई को भाषा की सार्थक इकाई वाक्य होती है। वाक्य से छोटी इकाई उपवाक्य, उपवाक्य से छोटी इकाई पद, पद से छोटी इकाई अक्षर तथा अक्षर से छोटी इकाई वर्ड कहती है। देखिए वर्ड किस नंबर पे है? आप कहेंगे वर्ड लास्ट नंबर पे है। फर्स्ट नंबर पे वाक्य होता है। वाक्य से छोटी इकाई उपवाक्य, उपवाक्य से छोटी इकाई पद, पद से छोटी इकाई अक्षर, अक्षर से छोटी इकाई वर्ड। अब आप यहाँ पे समझ गए होंगे कि कैसे वर्ड वाक्य बनता है और वाक्य जो है वर्ड की तरफ कैसे आता है। जैसे पानी, यहाँ करें पानी शब्द में 2 अक्षर हैं, पाप और नी। पानी शब्द में कितने अक्षर हैं? 2 अक्षर हैं, पाप और नी, और 4 वर्ड हैं। अब आप कहेंगे 4 वर्ड कैसे हैं? आप कहेंगे जैसे प, या प हो गया, फिर इसमें आ की मात्रा है, प्लस आ हो गया, फिर प्लस न हो गया, फिर प्लस इस पे ई की मात्रा है। ये आपके वर्ड हो गए। वही हमने इसमें आप कह रहे हैं, जैसे अगर किसी अक्षर पर यह हलंत लग गया, मतलब यह अक्षर आधा है प, जिसमें हम आ जोड़ देंगे तो यह पा बन गया, पानी। तो मतलब आप यहाँ पे समझ गए होंगे कैसे वर्ड आपका शब्द बनता है, अक्षर बनता है, वाक्य बनता है। चलिए हम सब आगे और कुछ समझते हैं इसके बारे में। कुछ वर्णमाला है, इसे आप देख लीजिए, इसे तो आपको पता होगा। ये इसका एक समूह है, यह है, लेकिन इसके बारे में जो आपको जानना है उसके बारे में चलते हैं। जैसे कह रहे हैं हिंदी में प्रयुक्त होने वाले वर्डों की संख्या 52 है। टोटल कितने वर्ड हैं? आप कहेंगे 52 वर्ड हैं। वर्डों का क्रमबद्ध समूह वर्णमाला कहलाता है। वर्णमाला आप किसे कहेंगे? जो उनका क्रमबद्ध समूह, ऐसा सीक्वेंस हो, ऐसा नहीं कोई अक्षर आगे हो कोई अक्षर पीछे हो, ऐसा नहीं, उनका क्रमबद्ध जो समूह है उसे ही हम वर्णमाला कहते हैं। हिंदी की लिपि देवनागरिक लिप है, ये आपको पता होगा। जो हिंदी की लिप है दोस्तों, वह किस लिप में, हिंदी को हम किस लिप में लिखते हैं?
हिंदी को हम देवनागरी लिपि में लिखते हैं। वर्णों की गणना दो आधार पर की जाती है। हम वर्णों की गणना कितने आधार पर करते हैं? दो आधार पर। कह रहे देवनागरी लिपि में कुल 52 वर्ण है, इनका विवरण निम्न प्रकार है। कौन कौन से, उसको देखते हैं। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण, इससे आपके एग्जाम में काफ़ी बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। स्वर कितने होते हैं? स्वर आपके 11 होते हैं। स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं? 25 होते हैं। अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं? 4 होते हैं। उष्ण व्यंजन कितने होते हैं? 4 होते हैं। संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं? 4 होते हैं। द्विगुण व्यंजन कितने होते हैं? 2 होते हैं। अयोग वा व्यंजन कितने होते हैं? 2 होते हैं। टोटल 52। आप ऐसे बोलिए, स्पर्श व्यंजन 11, सॉरी मतलब बार बार बोलने का प्रयास करें। स्वर व्यंजन 11, स्पर्श व्यंजन 25, बाकी आप अंतस्थ, उसमें संयुक्त, ये सब आपके कितने कितने व्यंजन है? 4 व्यंजन है। द्विगुण कितने हैं? जिसे नाम से पहले कुछ चीज़ एक हटाने का प्रयास करिए, जैसे स्वर। स्वर आप कहीं स्वर तो 11 होते हैं, ये तो आपको याद ही होगा, स्वर 11 होते हैं। चलिए स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन कितने हैं? 25 हैं। अंतस्थ, ऊष्म, संयुक्त, ये सब जहाँ पे आए आप समझिए ये 4 व्यंजन होते हैं। अभी आगे हम समझेंगे कौन कौन से हैं, लेकिन पहले आप ये समझिए 4 व्यंजन। द्विगुण, इसमें नाम ही 2 आ रहा है, यह कितने व्यंजन है? 2 व्यंजन है। अयोगवा, यह भी आपके 2 व्यंजन है। टोटल मिलाकर कितने हो गए? 52 टोटल आपके अक्षर हैं। तो आइए हम सब आगे बढ़ते हैं। हमने आपको बताया था कि जो हम व्यंजन को 2 भागों में, 2 रूप में याद करते हैं, 2 रूप में बोलते हैं। कौन कौन से वर्ड हम 2 रूप में बोलते हैं? कौन कौन से? एक होता है आपका स्वर वर्ड और एक होता है व्यंजन। देखिए हम जो वर्ड को डिफाइन करते हैं, वर्ड को बांटते हैं, वो 2 ही भाग में बांटते हैं, एक स्वर होता है, एक व्यंजन। व्यंजन के अंदर आपका जो अयोग वा है, स्पर्श व्यंजन है, यह सब इस आपके व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। चलिए हम सबसे पहले स्वर को समझते हैं। स्वर वर्ड आप किसे कहेंगे? एक मिनट। वे वर्ड जिनका उच्चारण बिना अवरोध के हो स्वर कहलाते हैं। इनके स्वर के उच्चारण में किसी दूसरे वर्ड की सहायता नहीं ली जाती। हिंदी में स्वर वर्डों की संख्या 11 है, जो इस प्रकार है। देखिए स्वर आप किसे कहेंगे? सबसे पहले स्वर को समझते हैं। स्वर आप कहेंगे किसे? जैसे अभी आप पे क बोल रहे हैं, क, अगर क बोलेंगे तो इसमें लास्ट में आपको आ समझ पा रहे हैं, क मतलब क में आपका क्या छुपा है? आ छुपा है। जैसे आप त, र, आप अगर र बोल रहे हैं तो र में आप कहेंगे, अगर र में हमारा आ छुपा हुआ है, आ, अगर इसे हम अलग करेंगे तो र में आप अलग ऐसे करेंगे प्लस आ, यह आपका अलग हो गया। मतलब र में कहीं न कहीं आ आपका छुपा हुआ है, लेकिन जिसमें यह नहीं छुपा हुआ, स्वर में यह सब नहीं। जैसे आ, ई, अब अगर आप ई बोल रहे हैं तो क्या ई में और कोई अक्षर छुपा हुआ है? नहीं, यह स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं। यह कैसे बोले जाते हैं? यह स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं। इनमें हम और किसी अक्षर की सहायता नहीं लेते हैं। वही आपके 11 स्वर होते हैं जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं। कौन कौन से? इसकी तरफ हम बढ़ते हैं। देखिए स्वर, सबसे पहले स्वर को समझते हैं। हास्य स्वर, दीर्घ स्वर, संयुक्त स्वर। देखिए सबसे पहले आप दीर्घ समझ लीजिए। दीर्घ मतलब क्या होता है? बड़ा होता है। अब नाम से भी आप अंतर कहना चाहिए। स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। हर्ष स्वर, हर्ष मतलब कहीं इसमें ह्रास हो रहा है, मतलब जो सबसे छोटे हों। आ, ई, ऊ, री, यह सब आपके कौन से स्वर हैं? यह आपके हास्य स्वर हैं। इसके बाद दीर्घ स्वर, दीर्घ कहेंगे नाम से स्पष्ट हो, बड़ा आ, बड़ा ई, बड़ा ऊ, यह सब आपके कैसे स्वर हैं? ये आपके दीर्घ स्वर हैं। आप कहेंगे जब हम हास्य स्वर समझ लिए, दीर्घ स्वर समझ लिए, अब जो बचेगा वही आपका संयुक्त स्वर कहलाएगा। ए, ऐ, ओ, औ, यह सब आपके संयुक्त स्वर कहलाते हैं। आप पे आई होप आप समझ गए होंगे कि इसमें स्वर कितने होते हैं और कौन सा स्वर किसके अंतर्गत आते हैं। हास्य स्वर कितने होते हैं? 3 स्वर होते हैं। हास्य स्वर, दीर्घ स्वर, संयुक्त स्वर। हास्य स्वर में क्या क्या आता है? आ, ई, ऊ, रे। दीर्घ स्वर में बड़ा ई, बड़ा आ, बड़ा ई, बड़ा ऊ। संयुक्त स्वर में ए, ऐ, ओ, औ, यह सब आपके संयुक्त स्वर में आते हैं। चलिए हम सब आगे बढ़ते हैं। अब हम स्वर वर्णों के वर्गीकरण का आधार समझेंगे। हम स्वर को कैसे, कौन से स्वर को कैसे बोलते हैं? देखिए मात्रा उच्चारण के आधार पर, जीभ के प्रयोग के आधार पर, मुख द्वार खुलने के आधार पर, नाक व मुंह से वायु के निकलने के आधार पर, इसके बाद ओठों की स्थिति के आधार पर, घोषत्व के आधार पर। चलिए अब इसका मतलब आप थोड़ा सा समझ रहे होंगे कि इसका मतलब क्या है, नहीं समझ पा रहे होंगे। इसी अगर आप आ बोलेंगे, आ, ई, आप ई बोल रहे हैं तो आपका कहेंगे हमारे दांत पे जोर पड़ रहा है। ऊ,
ऊ बोल रहे हैं, आपका कहाँ पे जोर पड़ रहा है? मुख ओठ पे जोर पड़ रहा है। यही बताने का प्रयास किया जा रहा है कि आप कौन सा अक्षर बोलेंगे तो उसका जोर कहाँ पे पड़ेगा। कौन सा अक्षर जीभ से बोलेंगे, कौन अक्षर आपका ओठ से बोलेंगे, कौन अक्षर आप दांत से बोलेंगे, इसकी बात किया जा रहा है। तो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और समझते हैं। इसमें कह रहे मात्रा, व्यंजनों के अनेक प्रकार के उच्चारण को स्पष्ट करने के जब उनके साथ स्वर का योग होता है तब स्वर का वास्तविक रूप जिस रूप में बदलता है उसे मात्रा कहते हैं। मात्रा संख्या 10 है जिसे, इसी आप थोड़ा सा समझ लीजिए, थोड़ा सा और आपको समझा देते हैं। कह रहे हैं व्यंजनों के अनेक प्रकार के उच्चारणों को स्पष्ट करने के साथ उनके साथ स्वर का योग होता है। स्वर का किसका योग होता है? स्वर का योग होता है जब स्वर का वास्तविक रूप से जिस रूप में बदलता है उसे मात्रा कहते हैं। जैसे आपने राम लिखा ना, राम, हमने आ को तो पढ़ा है ऐसा, आप कहेंगे आ ऐसा पढ़ा है, आ ऐसा पढ़ा है, क्या आप ऐसा लिखेंगे? र आ ऐसा लिखेंगे? कहेंगे नहीं। हम इसको आ की मात्रा ऐसे लगाएंगे, वही आपकी मात्रा है। आ की मात्रा क्या है? आ। ई की मात्रा क्या है? ई। मतलब वही मात्रा बताया गया है कि आप इस, क्योंकि अगर हम एक मिनट, हाँ, कोई शब्द लिख रहे हैं, जैसे इसमें अगर इसी में से कोई शब्द हम ले रहे हैं, जैसे रूप लिख रहे हैं ना, रूप, रूप तो ऐसे लिखा गया है, रूप ऐसे लिखा गया है, लेकिन मात्रा तो यह है, क्या आप ऐसे लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे? तब तो आपका गलत हो जाएगा। फिर उसके लिए क्या किया गया है? यह मात्रा बनी है कि आप इस मात्रा का ऐसे प्रयोग करेंगे। देखिए एकदम हम सब बेसिक से हिंदी को समझ रहे हैं कि बेसिक से कैसे आप समझ सकते हैं, बेसिक एकदम जीरो लेवल से। मात्रा उच्चारण के आधार पर स्वर को 3 भागों में विभाजित किया गया है। मात्रा उच्चारण के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण, हास्य स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुप्त स्वर। जो मात्रा है, अभी हमने स्वर को से बांटा था 3 भागों में, हास्य स्वर, दीर्घ स्वर और आपका जो लास्ट था, पहला था आपका हास्य स्वर, दूसरा था दीर्घ स्वर और तीसरा आपका जो था, आप यहाँ पे देखेंगे तीसरा आपका संयुक्त स्वर, संयुक्त स्वर था। तो हमने यहाँ पे जैसे जो संयुक्त स्वर था, वो जब हम स्वर को बांटेंगे मात्रा के आधार पर नहीं, जब हम स्वर को बांटेंगे तो हम संयुक्त स्वर लेते हैं, लेकिन जब हम मात्रा को बांटेंगे, मात्रा को अलग करेंगे, तो फिर हम प्लुप्त स्वर का प्रयोग करते हैं। प्लुप्त स्वर देखिए, प्लुप्त स्वर यहाँ पे देख सकते हैं। चलिए हम इसके बारे में समझते हैं। हास्य स्वर या मूल स्वर, ऐसे स्वर जिनकी उत्पत्ति, सबसे पहले हास्य स्वर समझते हैं। हास्य स्वर ऐसे स्वर जिनकी उत्पत्ति दूसरे स्वरों से नहीं होती है, वे स्वर मूल या हास्य स्वर या एकमात्रिक कहलाते हैं। इनके उच्चारण में कम समय लगता है, जिसे कह रहे हैं कि जिनका उच्चारण किसी और का सहयोग नहीं होता है, स्वतंत्र होते हैं, अकेले होते हैं, वही आपके हास्य स्वर कहलाते हैं। इनका उच्चारण कम समय में लगता है, जैसे आ, ई, उ, री। आप यहाँ पे समझ गए होंगे कि जो हास्य स्वर होता है वह क्या होता है। अब अगर हम सब दीर्घ स्वर की बात करें तो चीज़ें वही चीज़ें हैं, जैसे हास्य स्वर में छोटा, छोटी, ऊ, री ये सब आते हैं। अगर हम सब दीर्घ स्वर की बात करें तो इसमें बड़े स्वर, जो का बड़ा स्वर होता है, कह रहे हैं कि दीर्घ स्वर समान हास्य या मूल स्वर, जो समान आपका हास्य स्वर या मूल स्वर मिलकर दीर्घ स्वर बनते हैं, जैसे आ, बड़ा ई, बड़ा ऊ, ए, ऐ, आ, औ, आ प्लस ऊ, औ और अ प्लस ऊ। इनके उच्चारण में 2 मात्राओं का समय लगता है। देखिए आप अगर देखेंगे संयुक्त स्वर में ए और ओ औ नहीं थे, लेकिन दीर्घ स्वर में जो सभी बड़ी मात्राएं हैं, जो बड़े मात्राएं हैं वह सभी इसमें शामिल हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब प्लुप्त स्वर कौन से होते हैं? प्लुप्त स्वर जिस स्वर के उच्चारण में तिगुना समय लगता है, जैसे आप हास्य स्वर में देखेंगे बहुत कम समय लगता है, आ, ई, ऊ ऐसे, और दीर्घ स्वर में आ, ई, ऊ, आए, आओ ऐसे बोलते हैं ना, तो इसमें ज़्यादा समय लग रहा है। लेकिन अगर इससे ज़्यादा समय लगे, जैसे ओम, अगर आप ओम बोलेंगे तो ओम में तो ज़्यादा समय लग रहा है, फिर आपका यह क्या होगा? यह आपका प्लुप्त स्वर कहलाएगा। वही करें, जिस स्वर का उच्चारण में तिगुना समय लगे उसे प्लुप्त स्वर कहते हैं। इसके लिए 3
का अंक लगाया जाता है, जैसे ओम। देखिए अगर आप ओम बोलेंगे तो ओम तो ज़्यादा समय लग रहा है, तो ये आपके प्लिप्त स्वर हो गए। चलिए हम सब आगे बढ़ते हैं। अब हम समझते हैं जीव के आधार पर, जीव के प्रयोग के आधार पर, एक मिनट, जीव के प्रयोग के आधार पर स्वर वर्णों को 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। किसके आधार पर? जीव के आधार पर। अब जीव के आधार पर हम समझेंगे स्वर वर्णों को हम कैसे बोलते हैं। जैसे जीव के आगे से कौन सा शब्द बोलते हैं? ई। जैसे आप ई बोली, ई ए, ये सब जीव के आगे स्वर से बोलते हैं। मध्य से क्या बोलते हैं? आ। अगर आप आ बोल लीजिए, बार बार बोलने का प्रयास करिए, बार बार अगर बोलेंगे आप कहीं आ बोलेंगे तो बीच के स्वर से आएगा। अगर पश्च स्वर की बात करें तो जो सबसे पाछे से बोला जाता है, कहेंगे आ, ऊ, यह सब ओ, औ, यह सब जीव की पाछे से बोला जाता है। अग्र से क्या क्या बोला जाता है? ई ए। मध्य से क्या बोलते हैं? आ बोला जाता है। पश्च स्वर से क्या बोलते हैं? आ, ऊ, ओ, औ, यह सब आपके पश्च स्वर से बोले जाते हैं। चलिए हम कुछ अग्र स्वर के बारे में समझते हैं। अग्रस्वर, जिन स्वरों का उच्चारण जीव के आगे अग्रभाग से होता है उसे अग्रस्वर कहलाते हैं, जैसे ई ए। हमने आपको पहले ही बताया। मध्य स्वर, जिन वर्णों का उच्चारण जीव के मध्य भाग से होता है मध्य स्वर कहलाते हैं, जैसे आ। पश्च स्वर, जिन वर्णों का उच्चारण जीव के पश्च भाग से होता है पश्च स्वर कहलाते हैं, जैसे आ, ऊ, ओ, औ, यह सब आपके पश्च स्वर हैं। मुख द्वारा खुलने के आधार पर स्वर वर्णों को 3 भागों में बांटा गया है। अभी हमने जीभ के आधार पर समझा, अब हम मुंह के आधार पर समझते हैं कि अगर मुंह के आधार पर आप खुलने के आधार पर स्वर वर्णों को 3 भागों में हम सब बांटते हैं। कैसे? मुख द्वारा खुलने के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण, एक होता है विवृत स्वर, सेकंड होता है अर्धविवृत स्वर, थर्ड है संवृत स्वर, इसके बाद लास्ट है अर्ध संवृत स्वर। देखिए विवृत स्वर जो होता है, जिन स्वरों का उच्चारण मुख द्वारा पूरा खुलता है उसे विवृत स्वर कहलाते हैं, जैसे आ। अगर करें कि आप अगर ऐसा कोई स्वर बोल रहे हैं जिसे बोलने पे आपका पूरा मुख खुले, वह आपका विवृत स्वर कहलाता है। जैसे आपका है एग्जाम्पल आ। अर्धविवृत, नाम से यह स्पष्ट हो, जिसे बोलने में हमारा कम मुख खुले, जिन स्वरों का उच्चारण में मुख द्वारा आधा खुलता है अर्धविवृत स्वर कहलाता है, जैसे ए, औ, ये सब बोलने में आधे मुख हमारे खुल रहे हैं तो ये आपके अर्धविवृत कहलाते हैं। इसके बाद है समविवृत स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वारा लगभग बंद रहता है समवृत स्वर कहलाते हैं। आप ऐसा कोई शब्द बोलिए जिसे बोलने में आप मुख बंद कर भी बोल सकते हैं, जैसे ई। आप ई को मुंह में लेके बोल सकते हैं। ई बोलने के लिए आपका पूरा मुख खुलने की जरूरत नहीं, आप सीधा मुंह से ही बोल सकते हैं ई ऊ, मतलब आप मुख पूरा खोलने की जरूरत नहीं होती, वह आपके समवृत कहलाते हैं। अर्धविवृत कहलाते किसे हैं? अर्धसंवृत। देखिए अर्धसंवृत स्वर, जिन स्वरों का उच्चारण में मुख द्वारा आधा बंद रहता है अर्धसंवृत कहलाते हैं, जैसे ए। आप ऐसे भी कोई शब्द है जिसे बोलने में आप आधा मुख खोलने की जरूरत होती है, आधा बंद रहता है और मुख द्वारा, तो ये आपके जैसे ए ओ, यह आपके अर्धसंवृत कहलाते हैं। ओठ की स्थिति के आधार पर स्वर वर्ण के 2 भागों में बांटा गया है। अगर हम सब अभी तक हम जीव के समझे, मुख को समझे, अब हम सब ओठ को समझते हैं। ओठ के आधार पर हम 2 भागों में, एक होता है वृत्ताकार, एक होता है अवृत्ताकार। वृत्ताकार, जिन स्वरों का उच्चारण में ओठ आपका वृत्ताकार में हो जाते हैं वह आपके स्वर वृत्ताकार कहलाते हैं, जैसे ऊ। आप ऐसा कोई शब्द बोलिए जिसे बोलने में आपका ओठ का यूज हो रहा है, जिसे कहेंगे वृत्ताकार हो जा रहा है, गोला हो जा रहा है, ओठ आपका कैसा हो जा रहा है? गोला, जैसे ऊ ऊ, औ, आ, ये सब आपके वृत्ताकार होते हैं। इसके बाद अवृत्ताकार। अवृत्ताकार क्या होते हैं? एक मिनट, हाँ, जिन स्वरों के उच्चारण में ओठ वृत्ताकार ना होकर फैले से रहते हैं उन्हें स्वर अवृत्ताकार कहलाते हैं, जैसे आ। अब अगर आप ऐसा कोई स्वर बोल रहे हैं, अभी हम जिस स्वर की बात कर रहे हैं जिन्हें बोलने में हमारा मुख जो है, ओठ जो है सीधा फैला ही रहता है, जैसे आ ई ए, यह सब आपके अवृत्ताकार हैं। नाक व मुख से वायु निकलने के आधार पर स्वर वर्णों को 2 भागों में विभाजित किया गया। अगर हम नाक से बात करें तो नाक से हम सब कैसे बोलेंगे, कौन सा स्वर बोलते हैं? मुख से कौन से बोलते हैं? इसे 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा? नाक व मुख
वाव निकलने के आधार पर स्वर के भेद, स्वर के दो भेद हैं। एक होता है मौखिक स्वर, एक होता है अनुनासिक स्वर। अब हम समझते हैं इसके बारे में। अगर अब हम सब बात करें तो मौखिक स्वर, जिसे हम निरुनासिक स्वर, जिन जिन स्वरों के उच्चारण में वाव केवल मुख से निकलती है वे स्वर आपके मौखिक स्वर या निरुनासिक स्वर कहलाते हैं। जैसे आ ई कह रहे हैं, ऐसे स्वर जिन स्वरों को बोलने में केवल मुंह से केवल वाव किससे निकलती है, मुंह से केवल वाव निकलती है, वे आपके मौखिक स्वर कहलाते हैं। जैसे आ ई ये सब स्वर बोलने के लिए हमको क्या हो रहा है, ये सब स्वर बोलने के लिए हमारा मुख ही खुल रहा है, नाक का यूज नहीं हो रहा है। इसके बाद अनुनासिक स्वर की बात करें तो जिन स्वरों के उच्चारण में वाव मुंह के साथ नाक से भी बाहर आती है वे स्वर आपके अनुनासिक कहलाते हैं। जैसे आ यार ऐसे स्वर बोलिए जो आपके बोलने में नाक से और मुख से दोनों से आपका वाव निकले, वह आपका अनुनासिक स्वर कहलाते हैं। लगभग हमने स्वर के बारे में समझ लिया। अब स्वर के साथ हम व्यंजन को शुरू करेंगे। थोड़ा सा अनुनासिक स्वर और अनुनासिक स्वर के स्थान पर आकर शब्दों का अर्थ परिवर्तन कर देते हैं। जैसे सांस, सांस आप यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे कह रहे हैं सांस है। अब इसमें हम सब अगर अनुनासिक स्वर और अनुनासिक स्वर जोड़ देंगे, सांस। देखिए यहाँ पे सांस का दूसरा मतलब है, यहाँ पे श्वास का दूसरा मतलब हुआ है। इसमें देखिए नाक और मुख से दोनों यूज हो रहा है। यहाँ पे हमने जो स्वर की बात थी, स्वर को समझ लिया। अब हम सब व्यंजन की तरफ बढ़ते हैं। व्यंजन वर्ड, वे वर्ड जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है व्यंजन वर्ड कहलाते हैं। प्रत्येक व्यंजन का उच्चारण में अ की ध्वनि छिपी रहती है। आ के बिना व्यंजन का उच्चारण संभव नहीं। जैसे क, ख। हिंदी व्यंजनों की संख्या 33 है। हिंदी में व्यंजनों की संख्या 33 है। जो अस्पर्श स्वर कितने हैं, अस्पर्श स्वर हमने आपको शुरू में बताया था ना, स्वरों की संख्या, अस्पर्श स्वर कितने होते हैं, अस्पर्श व्यंजन कितने होते हैं, इनके बारे में हम बात करते हैं। अस्पर्श व्यंजन 25 होते हैं। आप जो 33 स्वर हैं उसे बोलने में बिना आपकी स्वर की सहायता से आप नहीं बोल सकते व्यंजन। जैसे न, अगर आप न बोलेंगे, न में कहीं न कहीं आपका आ जुड़ा है, न पूरा अगर आप इसे अलग करेंगे, न प्लस आ, ये आपका न हो गया। न अगर आप ऐसा लिख रहे हैं लेकिन तब भी इसमें आ आपका छुपा हुआ है। चलिए हम सब आगे और कुछ बढ़ते हैं, व्यंजन वर्ड समझते हैं। सबसे पहले अस्पर्श व्यंजन का वर्ग के अंतर्गत जो ऐसे काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया। आप अस्पर्श व्यंजन आपके 25 होते हैं। सबसे पहले क वर्ग के अंदर क, ख, ग, घ, अंगा हो गया, च वर्ग च, छ, ज, झ, इ, ट वर्ग ट, ठ, ड, ढ, त वर्ग आपका त, थ, द, न, प वर्ग प, फ, ब, भ, म। इसमें बहुत सिंपल से इसको याद करना है, बहुत ज़्यादा इसमें आपको दिमाग नहीं लगाना है। इसके बाद अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन य, र, ल, व आपके टोटल 4 हैं। उसमें व्यंजन कितने हैं, श, श, ह, ये आपके उसमें व्यंजन होंगे। कुल व्यंजन आपके कितने हो गए, 33 व्यंजन होंगे। आइए हम सब आगे और कुछ समझते हैं। कह रहे हैं कि विशेष द्रगुण के अन्य नाम जैसे गौड़ व्यंजन, उत्प्रेक्ष व्यंजन, नामित व्यंजन आदि है। ढ, ढ द्रगुण व्यंजन है। श का प्लस से ट्र, त प्लस आर, ज्ञ, ज प्लस इ तथा स प्लस र संयुक्त व्यंजन जो कि कितने हैं, 4 हैं। संयुक्त व्यंजन कितने हैं, 4 हैं। व्यंजन के 3 प्रकार हैं। व्यंजन का जो प्रकार है दोस्तों, व्यंजन के 3 प्रकार हैं। कौन कौन से, अस्पर्श व्यंजन जो कि आपके कितने हैं, 25 हैं। अंतस्थ व्यंजन और उष्म व्यंजन या फिर संघर्षी व्यंजन। चलिए अब इसके बारे में हम समझते हैं ये सब कौन कौन से व्यंजन हैं। सबसे पहले अस्पर्श व्यंजन समझते हैं। अस्पर्श व्यंजन ऐसे वर्ड जो उच्चारण करते समय कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ स्थानों से स्पर्श होते हैं, यह अस्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। स्पर्श व्यंजन को वर्गीय व्यंजन भी कहा जाता है। कह रहे हैं कि अस्पर्श व्यंजन आप किसे कहेंगे। अस्पर्श व्यंजन बोलने के लिए हमको क्या यूज करना पड़ता है, हमको कंठ, तालु का, मूर्धा का यूज, दंत का, ओठ का, इन सब का यूज करके अगर हम कोई व्यंजन बोलते हैं तो वह आपका अस्पर्श व्यंजन कहलाता है। जैसे क वर्ग, क वर्ग के अंदर कितने वर्ड हैं, 5 हैं। च वर्ग जैसे च, क, ख, ग, जैसे इसमें ओठ का, नाक का,
तालु का, इन सब का यूज हो रहा है ना। अभी आगे समझेंगे इन सब से तालु से कितने अक्षर बोले जाते हैं, कंठ से कितने बोले जाते हैं। ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, कुल आपके 25 आपके कितने, ये क्या है, ये 25 आपका स्पर्श व्यंजन है। चलिए हम सब आगे बढ़ते हैं। अब हम अंतस्थ व्यंजन समझते हैं। अंतस्थ व्यंजन वर्ड ऐसे वर्ड जो जीभ, तालु, दांत, ओष्ठ के परस्पर स्पर्श से उच्चारण किए जाएं, अंतस्थ व्यंजन कह लेते हैं। अंतस्थ व्यंजन किसे का आप कह रहे हैं, ऐसे वर्ड जो सिर्फ जीभ से, तालु से, दांत से, ओठ से परस्पर स्पर्श से उच्चारण किए जाए अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। अंतस्थ व्यंजन में य, र, ल, व 4 होते हैं। नोट, य और व को अर्धस्वर भी कहते हैं। य और व को हम सब क्या बोलते हैं, य और व, य और व को हम सब अर्धस्वर के नाम से भी जानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम समझते हैं ऊष्म व्यंजन। ऐसे वर्ड जो किसी स्थान पर घर्षण करते हैं वे उच्चारित होते हैं। ऐसा चीज़ बोलिए जो बोलने में कहीं ऐसा लगता है रगड़ लग रहा है, घर्षण लग रहा है, उस व्यंजन कहलाते हैं। उस व्यंजन को संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं। उस व्यंजन को हम सब क्या कहेंगे, उस व्यंजन को हम सब संघर्षी व्यंजन के भी नाम से जानते हैं। उस व्यंजन श, स, ह 4 होते हैं। उस व्यंजन कितने होते हैं दोस्तों, उस व्यंजन आपके टोटल 4 होते हैं। कौन कौन से, श, ख, श, ह। घोषित के आधार पर व्यंजन को 2 भागों में बांटा गया है। घोषित के आधार पर कितने भागों में बांटा गया दोस्तों, 2 भागों में। एक होता है अघोष, एक होता है सघोष या फिर घोष। तो अघोष को हम सब समझते हैं। अघोष ऐसे वर्ड जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रियाँ झंकृत न हो अघोष कहलाते हैं। प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा वर्ड श और ख, श, ह आपका अघोष वर्ड है। कहें कि प्रत्येक के अघोष समझिए तो कि थोड़ा सा इसे आप अच्छे से समझने का प्रयास करिए। काफ़ी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया। ऐसे वर्ड जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रियाँ झंकृत ना हो अघोष कहलाते हैं। प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ड तथा श, ख, श आपका अघोष वर्ड है। कह रहे हैं यह तो श, ख, श यह आपके अघोष तो है ही, इसके साथ साथ जो हमने क वर्ग समझा था, आपका च वर्ग समझा था, ट वर्ग समझा था, प वर्ग समझा था, इसमें जो आपका पहला और दूसरा वर्ड है वह भी आपका अघोष कहलाता है। मतलब अघोष व्यंजन क्या है, पहला और दूसरा, क और ख हो गया, च, छ हो गया, ट, थ हो गया, त, थ हो गया, प, फ हो गया और आपका श, ख, श, यह सब आपके अघोष व्यंजन कहलाते हैं। इससे काफ़ी बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। आई होप आप अघोष के बारे में समझ गए होंगे। अब हम सघोष समझते हैं। ऐसे वर्ड जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रियाँ झंकृत हों घोष कहलाते हैं। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा सारे वर्ग आपके सघोष कहलाते हैं। इसमें कौन कौन से आएंगे, य, र, ल, व, य, र, ल, व ये आपके अघोष हैं, घोष हैं, सघोष हैं। और किसी अक्षर का तीसरा, चौथा, पांचवा, किसी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ड भी आपका अघोष कहलाएगा, वो सघोष कहलाएगा। जैसे ग, घ, अंग, पहला क वर्ग का हो गया, ज, झ, ञ, ढ, ढ, अड़, द, ध, न, ब, भ, म, यह सब आपके सघोष कहलाते हैं। सभी स्वर अ, आ, इ, उ, ए, ओ अंतस्थ, ये सभी स्वर हैं और ये आपके अंतस्थ व्यंजन हैं। चलिए हम सब आगे और बढ़ते हैं, इसके बारे में समझते हैं। अब हम समझते हैं प्राणत्व के आधार पर, एक मिनट, हाँ, प्राणत्व के आधार पर व्यंजन वर्गों का वर्गीकरण, अल्पप्राण और महाप्राण। अल्पप्राण किसे कहते हैं, ऐसे वर्ड जिनके उच्चारण में श्वास पूर्व से अल्प मात्रा में निकले और हकार की ध्वनि न हो, अल्पप्राण कहलाते हैं। प्रत्येक वर्ग का पहला और तीसरा वर्ड, तीसरा और पांचवा वर्ड अंतस्थ वर्ड अल्पप्राण कहलाते हैं। अल्पप्राण आप किसे कहेंगे, कह रहे हैं किसी वर्ग का पहला अक्षर, एक मिनट, हाँ, किसी वर्ग का पहला अक्षर, तीसरा अक्षर और पांचवा, यह सब आपके अल्पप्राण कहलाएंगे। जैसे क, ख, ग, घ, अंग, एक लाइन में आपको बताते हैं। क पहला अक्षर हो गया, ग आपका तीसरा अक्षर हो गया, अंग आपका पांचवा अक्षर हो गया। मतलब हर वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा अक्षर आपका अल्पप्राण कहलाते हैं। आप यहाँ पे समझ गए होंगे यही
च, ज, इया, यह भी आपका अल्पप्राण है। इसके बाद ट, उ, ट, ढ, अड़ा, यह भी आपके अल्पप्राण है। आप यहाँ पे समझ गए। बाकी य, र, ल, व, अंतस्थ, यह भी आपके अल्पप्राण ही कहे जाते हैं। अब हम महाप्राण समझते हैं। महाप्राण ऐसे वर्ड जिनके उच्चारण में श्वास अधिक मात्रा में निकले और हकार की ध्वनि उत्पन्न हो, महाप्राण कहलाते हैं। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा, कौन कौन सा दोस्तों, दूसरा और चौथा तथा समस्त उष्म वर्ण आपके महाप्राण कहलाते हैं। जैसे क वर्ग में हम सब देखें, आपका दूसरा ख हो गया और चौथा आपका घ हो गया। इसके बाद झ, उ, च, छ और झ आपका ये आपका महाप्राण हो। इसी प्रकार से आप यहाँ पे भी देख सकते हैं। और श, ख, श, ह आपके उष्म व्यंजन, यह भी आपके महाप्राण कहलाते हैं। यहाँ पे हम सब वर्णमाला के बारे में जाना। अब हम सब जो वर्णमाला से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं उन क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए कि आपने जो वर्णमाला पढ़ा है, वर्णमाला से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं कि नहीं पूछे गए हैं। चलिए हम सब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए ये सब विगत वर्षों में आपके सभी क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसे सध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है, क्या दंत है, मूर्धा है, तालु है या फिर दंतालु है। देखिए ये यूपी टेट फर्स्ट पेपर में पूछा गया था 2017 में। तो अगर हम सब स की बात करें तो स का जो उच्चारण स्थान है वह तालु है। आप स बोलिए, देखिए स आप बोलेंगे जैसा लगे आप जो आपके मुख का ऊपर वाला हिस्सा है वही उसी के ताल बोलते हैं, वो उसके सहारे से ऐसा लगेगा बोला जा रहा है। इसके बाद अगर हम सब बात करें तो एक मिनट, हाँ, ट वर्ग में किस प्रकार के व्यंजन हैं, क्या कंठस्थ हैं, तालव्य हैं, मूर्धन्य हैं या फिर दंत हैं। जैसे ट वर्ग, आप ट बोलिए, टे, ठे, डे, ढे, अड़, यह भी आपका 2016 में क्वेश्चन पूछा गया था। आप मूर्धन्य, ट वर्ग में किस प्रकार के व्यंजन हैं, आपके मूर्धन्य व्यंजन हैं। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। अर्धस्वर है, अर्धस्वर कौन कौन से हैं, यह है, वह है या फिर ई है, ऊ है, री है, ली है या फिर री है और श है। यह भी आपका 2016 में क्वेश्चन पूछे गए थे। इसमें जो अर्धस्वर आपको हमने बताया था ना, अर्धस्वर कौन कौन से हैं, आपका य और वह अर्धस्वर कहलाते हैं। आगे हम अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं। अयोगवा कहा जाता है। अयोगवा आप किसे कहेंगे, विसर्ग को, महाप्राण को, संयुक्त व्यंजन को, अल्पप्राण को। यह यूपी टेट सेकंड पेपर में पूछा गया था 2016 में। इसमें जो राइट आंसर विसर्ग जो होते हैं वो आपके अयोगवा कहे जाते हैं। अयोगवा कहा जाता है, यह भी आपको दोस्तों 16 में भी पूछा गया था, 17 में भी पूछा गया था और सेकंड पेपर में ही महाप्राण को, अनुस्वर और विसर्ग को। तो आपको हमने बताया था कि विसर्ग को ही आपको अयोगवा कहेंगे, तो अनुस्वर को भी और विसर्ग को भी आप अयोगवा कहते हैं। करें अंग का उच्चारण स्थान है क्या है, नासिक है, कंठस्थ है या फिर मूर्धन्य या फिर कंठ तालव्य है। तो इसमें जो नासिक, जैसे अंगा आप बोले कि नासिक का यूज कर रहे हैं, अंगा मतलब नाक के सहारे से आप इसे बोल रहे हैं तो यह आपका नासिक हो जाएगा। घ का उच्चारण स्थान कौन सा है, मूर्धा है, कंठ है, तालु है या फिर दंत है। यह भी आपका 2013 के यूपी टेट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। इसमें आपका कंठ, घ, क, ख, ग, घ, घ आप जब बोलेंगे या कंठ, इसका कंठ में इसका कंठ से इससे बोला जा रहा है। तो ऑप्शन इसमें ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। इसमें देखिए छ वर्ण किसके योग से बना है। देखिए एक होता है त्र, ज्ञ, इय, ये सब काफ़ी बार पूछे जाते हैं कि ये सब किसके साथ है, कौन कौन से अक्षर हैं। जब अगर आप पे कंप्यूटर में टाइप करेंगे तो वहाँ पे अक्षर लिखते तो समझ नहीं, लेकिन जब आप बैक करने लेंगे, काटने के एक एक शब्द अक्षर कटता है तो वहाँ पता चल जाता है। जैसे छ किससे बना है, क्या क प्लस श से बना है, क प्लस श से बना है, क प्लस, ये आधा का है, ध्यान दीजिए, क प्लस छ से बना है या फिर क प्लस श से बना है। यह दोस्तों यह ऑप्शन स क प्लस ख से बना है। अब कुटकुट वाला ख है तो क आधा क है और ख, इससे दोस्तों आपका श बना है। निम्नलिखित में दंत वर्ग है, दंत से कौन सा वर्ड आप बोल सकते हैं। ट, अब खुद बोलने का प्रयास करें, टे, चे, ते, उ। तो इसमें जैसे त बोलिए, देखिए दांत से ही आप ता बोल सकते हैं। अगर आप ता सोचे कि हम जीभ से बोलें या फिर मुख से बोलें
नहीं, आप इसमें त को बोलने के लिए जेब का यूज़ करें ना ही बढ़ेगा, तो त आप देखेंगे त कैसे बोल रहे हैं, आप जेब का यूज़ करके बोल रहे हैं। तो ऑप्शन इसमें सी इज करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं हिंदी शब्दकोश में पहले आने वाला शब्द है, क्या है, वक्त है, वर्ग है, वक्र है या फिर वर्ग है। कह रहे हैं कि हिंदी शब्दकोश में पहले आने वाला शब्द कौन सा है, आप वक्त है। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्शन। त वर्ग के अंदर क्या आएगा, त, थ, द, ध, न। देखिए न भी है, इसमें देखिए द भी है, ध भी है, लेकिन म आपका नहीं है, यह पावर के अंदर आता है। तो ऑप्शन इसमें बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। भिन्न भिन्न स्वरों के मेल से जो स्वर उत्पन्न होते हैं उसे क्या कहते हैं, संयुक्त स्वर, दीर्घ स्वर, संधि स्वर या फिर मूल स्वर। इसे संयुक्त स्वर के नाम से जाना जाता है। कौन सा वर्ड घोष नहीं है, घोष और सघोष आपको हमने बताया था, पहला दूसरा अक्षर, तीसरा चौथा पांचवा अक्षर जो आपका घोष वर्ड नहीं, ए, छ, अ या फिर ढ। तो राइट आंसर इसमें बी हो जाएगा, इसे छ घोष नहीं है, तो ये आपका घोष नहीं है। अगला जो क्वेश्चन है, किस शब्द में ऋषि स्वर नहीं है, कृपा, कृष्ण, दृष्टि या फिर रिवाज। तो राइट आंसर रिवाज। देखिए रिवाज में ऋषि स्वर नहीं आ रहा है, तो ऑप्शन इसमें डी इज करेक्ट आंसर। यह क्लास यहीं समाप्त करते हैं दोस्तों। आपको वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। हम आपसे फिर एक नए वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।